बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नोशकी में अटैक हुआ है। ये भी बलूचिस्तान का इलाका है। कोयटा से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये एरिया है। यहाँ पे एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एफसी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिनके ऊपर अटैक किया गया है। एक के बाद एक हमले की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम हो रही हैं, जबकि दुश्मन जो है वो पे दर पे वार कर रहा है और कामयाब हो रहा है। फ़ौज तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1 दर्जन से ज़ायद हमले हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के, 1 दर्जन से ज़ायद। और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान में हुए हैं। अभी जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है, इस हमले में जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक ये एक बम धमाका है और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 32 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश धमाका था। एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक काफ़िला जा रहा था एफसी का, और ये काफ़िला नुकंडी की तरफ जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, जिसमें 7 बसें शामिल थीं और 2 कारें शामिल थीं। ये काफ़िला आरसीडी शाहरा पर नौशकी शहर के करीब एक जो आटे वाली मिल है उसके करीब पहुंचा, तो वहां काफ़िले में शामिल एक बस के करीब धमाका हुआ और बाकी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। एक बस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो बिल्कुल एक ढांचे में तब्दील हो गई है, जल गई पूरी की पूरी बस। इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ बहुत बुरी सूरत हाल पेश आई। एक बहुत बड़ा सानिया है और धमाका खेज मवाद जो है वो एक गाड़ी के अंदर नस्ब किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश बम धमाका हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। यही वो कलदम तंजीम है जिसने थोड़े दिन पहले जाफ़र एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया था, और अब नोशकी में एक बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है। अच्छा, इसमें जो उनका दावा है कलदम BLA का, वो ये कहते हैं कि 90 एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, जबकि जो हुकूमती सतह पे यहाँ से आदाद-ओ-शुमार आए हैं सरकारी सतह पे वो 5 शोहदा को कंफर्म कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 32 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से मज़ीद लोग शहीद हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ख्मियों में बहुत सारों की हालत नाजुक है या बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है। तो अल्लाह ताला रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ नाज़रीन एक और चीज़ है कि बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके नो-गो एरिया बने हुए हैं। अब कोयटा से किसी तरफ भी निकलना चाहें, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, आप किसी सिमत नहीं जा सकते। बलूचिस्तान में जो सिब्बी वाला रास्ता है कोयटा से, उसकी हालत आपके सामने है। चमन वाली साइड है वो, कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भी अमन व अमान मुकम्मल तौर पे कायम नहीं है। अगर आप यहाँ से तुरबत वाली साइड पे जाएँ या अवारान वाली साइड पे, मकरान वाली साइड पे जाएँ, ये आप एक और एरिया है जिसको आप कहते हैं खेतरान वाली साइड पे आप जाएँ, या बुकटी डेरा बुकटी वाली साइड पे जाएँ, तो ये सारे एरियाज़ नो-गो एरियाज़ बने हुए हैं। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कुछ हमले मज़ीद हुए हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि गवादर में, मस्तूंग में, ज़ामरान में और कोलवा में 5 मुख्तलिफ हमलों में जो है वो निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये अब जो BLA है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए। अगर उन स्टेटमेंट्स को आप इन चीज़ों के साथ जोड़ कर देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि हालात कितने ख़तरनाक और खौफनाक हो गए हैं। राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हुकूमत जो है वो वहाँ की दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है तालिबान की, जिसके पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, ये हुकूमत जब आई थी तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की है इन्होंने। इनको सारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होकर इनको अप्रिशिएट कर रही थी, और ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के अब बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो उनके पास बराह रास्त इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कह रहे हैं जी हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया।
अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। बार बार यही बातें जो हैं वो DGISPR भी कहते हैं, बाकी लोग भी यही बातें कहते हैं। वजारत खारजा और वजारत दाखिला के स्टेटमेंट आप देखें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रा है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल गई है और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और साथ में वो बताते हैं जी कि ये TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये हो गया है ना, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की, खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंगेज करने में फिर इसका मतलब है हम नाकाम हो गए, और अब जो दहशतगर्द है उनकी रसद नहीं टूटेगी। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट उनके पीछे है ना, उनके पीछे अगर रियासतें खड़ी हैं दो, तो फिर उनकी रसद नहीं टूटेगी। रसद टूटने का मतलब यह है कि उनके हथियार, उनका एमुनेशन, उनका बारूद उनको मिलता रहेगा और उनकी खुराक भी उनको मिलती रहेगी और उनकी फंडिंग उनको होती रहेगी। तो अगर किसी भी तहरीक में फंडिंग जारी रहे, जैसा कि जब अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई तो अमेरिका इतने सारे मुल्कों को लेकर चढ़ गया अफगानिस्तान में, काबुल पे, कंधार पे, बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर दिया, जलालाबाद पे, हर तरफ कब्जे कर लिए और वहाँ पे अपनी एक फोर्स भी बना ली। लेकिन तालिबान की क्योंकि कभी रसद नहीं टूटी, मकामी आबादी उनको सपोर्ट करती थी, आसपास उनके सपोर्टर मौजूद थे, तो तालिबान को खुराक भी मिलती थी, बारूद भी मिलता था। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में तालिबान ने अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को नाको चने चबवाए और वो जाते हुए ये कहने पर मजबूर था कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, निकलो यहाँ से। तो फिर वो वहाँ से निकल गए। तो अब जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, फिर ये वैसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी अगर इनकी रसद ना टूटी। तो रसद ना टूटने का मतलब ये है कि इनको बारूद मिलता रहे, गोलियां मिलती रहें, बंदूकें मिलती रहें, और हथियार तो उनके पास बहुत है। बलूचिस्तान जो है वो तो पूरा का पूरा हथियारों से भरा हुआ है, हर घर में हथियार हैं और बहुत सारे हथियार हैं, हर शख्स के पास हथियार है। खसूसन जो पश्तून बेल्ट है और जो बलोच बेल्ट है, ये दोनों जगहों पे तो बेशुमार हथियार मौजूद हैं और इनके पास हथियारों की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ होनी है और ये मामला ऐसे चलेगा, क्योंकि मकामी आबादी की सपोर्ट जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है। अब बलूचिस्तान असम्बली की अगर आप तकारीर उठाकर देखें, या आप बलूचिस्तान के जो बड़े रहनुमा हैं या सरदार हैं या लीडर्स हैं उनसे आप बात करें, या आप बलूचिस्तान के आम नौजवानों से बात करें, तो आपको पता चलता है, सहाफ़ियों से मैं तो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ना, ज़्यादा तो रब्ता जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रहता है, तो वो ये बताते हैं कि जो अवामी सपोर्ट है वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा वो BLA की तरफ जा रही है। वो आपको मैंने अभी वाकया एक सुनाया था ना, एक असेंबली के अंदर खड़े होकर एक रुकन ये बता रहे थे कि लोग अपनी बंदूकों के ऊपर से नंबर मिटा मिटा के वो दे रहे हैं BLA को, और वो प्रोफेसर टाइप लोग हैं, कॉमरेड टाइप लोग हैं। तो ये सब लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे अवामी सपोर्ट बड़ी है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द BLA के लिए। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है, इसके नताइज और असरात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। बलूचिस्तान अमली तौर पे एक नो गो एरिया बन गया है, लगातार वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया, एक खुला खत है, इमरान खान साहब ने लिखा, चीफ जस्टिस को खत लिखा, आर्मी चीफ को खुला खत लिखा, 3 खत लिखे, किसी को समझ नहीं आई। अब अख्तर मेंगल साहब ने एक खुला खत लिखा है, उन्होंने किसी को मुखातिब तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा, एक खुला खत हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। नॉर्मली ये दावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, या कोई बड़े बंदे बैठे हुए अपने आप को टाउट टाइप के, वो समझते हैं कि उन्हें बलूचिस्तान की बहुत समझ है, तो वो ये बता रहे हैं कि जिसका ये दावा है ना, वो जरा ये खत पढ़ ले। मज़ाहिया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है, गवादर को निकाल भी दे तब भी बलूचिस्तान बरे सगीर का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल सूबा है। मगर अफसोस रियासती बयानिए ने आपको इस सच से दूर रखा है। अब ज़रा हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें, बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ रेकोडेक की ज़मीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलोच अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते। फिर सैंडेक है जहाँ के ख़जाने निकाले जा रहे हैं, मगर इनके वारिस आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। बलूचिस्तान
ये वो सरजमीन है जिसने पाकिस्तान को कुदरती गैस दी है, जिससे पूरे मुल्क के चूल्हे जलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, मईशत परवान चढ़ती है। मगर उसी बलूचिस्तान के कई घर आज भी अंधेरों में डूबे हैं, चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे सर्दियों में ठिठर कर मर जाते हैं। देखिए, बलूचिस्तान की गैस है, बलूचिस्तान से निकलती है, पहला हक बलोचों का होना चाहिए था। लाहौर के डिफेंस में, कराची के डिफेंस में हमारी जो खवातीन है वो जाती हैं, ऐसे एक बटन दबाती हैं, चूल्हा ऑन हो जाता है। और बलूचिस्तान जहाँ से ये गैस निकलती है, वहाँ की जो खवातीन के फेफड़े थक जाते हैं फूके मार मार के कि किसी तरह वो आग जला सकें। वो बेचारी सुबह जाती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आते हैं, लंबा सफ़र करते हैं। उसके बाद वो मट्टी के चूल्हों के अंदर जो है वो लकड़ियाँ रख के उनको जलाते हैं, फूके मार मार के उनको अपनी आग जलानी पड़ती है। ये बलूचिस्तान की वो खवातीन हैं जो इस गैस की मालिक है, जबकि पंजाब में, सिंध में और कई और जगहों पे वो गैस सिर्फ खवातीन एक बटन ऑन करती हैं। हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, बड़े बड़े बंगलों और घरों के अंदर एक बटन ऑन करते हैं और वो गैस जलना शुरू हो जाती है। कितनी सहूलत है हम लोगों को। और जिनकी वो मलकियत है, जो मालिक हैं उस गैस के, वो लकड़ियाँ जलाते हैं। ये बात जो है वो अफसोसनाक बात है। ये अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं। ये वो खित्ता है जिसने पाकिस्तान को समंदर दिया, गवादर दिया, जिस पर आज सबकी नज़रें हैं, इक्तसादी राहदारी दी, जिससे पूरे मुल्क के ताजरों को फ़ायदा पहुंचा। मगर यही गवादर जहां के माहीगीर आज भी मछलियां पकड़ने के लिए इजाज़तनामे मांगते हैं, रोज़ी रोटी के लिए तरसते रहते हैं। बलूचिस्तान ने सब कुछ दिया मगर खुद हमेशा भूख, महरूमी और लापता अफराद के नौहे सुने। ये कैसा इंसाफ है कि जिस ज़मीन ने सब कुछ दिया उसके लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जिस ज़मीन ने पाकिस्तान को शनाख्त दी, आज उसी के फर्जंदों की कब्रें बेनाम हैं। ये वही बलूचिस्तान है जहां एक बेटी अपने बाप के जूते ढूंढती है और जब इनमें से धूल निकलती है तो वो ऐसे चीख मारती है कि पूरा बलूचिस्तान इसके साथ चीख उठता है, क्योंकि यहाँ कोई एक घर नहीं बचा जिसका कोई फ़र्द लापता ना हो। मेरा अपना घर भी नहीं बचा। चलो वो सब तो एजेंट है, मगर मेरा वालिद, वो जो बलूचिस्तान का पहला वज़ीर आला था, वो जिसने आपके आइन पर हलफ उठाया, जमहूरियत पर यकीन रखा, हर गैर आइनी ताकत से लड़ा, वो जो मेंगल कबीले का सरदार था, उसका बेटा भी लापता हो गया। फिर भी बलूचिस्तान ही गलत है। और जब इंसाफ मांगने आते हैं तो क्या मिलता है? हमदर्दी, पछतावा नहीं। सवाल पूछा जाता है कि क्या आप खुद को पाकिस्तानी समझते हैं? और हाँ, बहुत माजरत के साथ, यहाँ बराबरी सिर्फ इस वक्त आती है जब किसी पंजाबी के खून पर मजम्मत करनी हो, वरना बलोच की चीखों पर यकीन तक नहीं आता कि ये इसी मुल्क के शहरी हैं। दूरी खुद पैदा करके पूछते हो कि क्यों रो रहे हो। ये मुल्क हमेशा हमारी चीखों पर बहरा बना रहा, हमेशा हमें नज़रअंदाज किया, हमेशा हमें गद्दार कहा, और अब वही कह रहा है हमें तुम्हारी ज़रूरत है। आप खुश हों या नाराज़, मुझे ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह आप सबके दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलूच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं। इसकी एक बड़ी वजह आपकी वो अनापरस्ती है जो आज भी उसे अपना मुकाम देने को तैयार नहीं है। जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, मालिक साहब, डॉक्टर मालिक, उन्होंने बताया कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए जब कहा गया कि जाके मुज़ाकरात करें, और वो गए और कलदम तंजीमों से उन्होंने मुज़ाकरात किए और मामला तय हो रहे थे, तो तब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ दे, दफ़ा करें, हम इनको निबड़ देंगे, क्योंकि वो तालीम मांगते थे, नौकरियां मांगते थे। तो ये चीज़ें तो वज़ीर आला ने कहा कि मैं दूंगा उन्हें, आप सिर्फ अमन कायम करें। लेकिन अमन की जो ख्वाहिश थी या अमन का जो रास्ता था उसको हमेशा रोका गया पाकिस्तान में। ये भी एक ऐसी चीज़ है। अब ये स्टेटमेंट जनाब अख्तर मेंगल साहब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जनाब एक सानहा जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से यकजहती रैली निकालने का ऐलान किया। अब देखते हैं कि इसको कैसे रोका जाता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन के लिए निकले, इसराइल के ख़िलाफ़ निकले, किसी भी इशू पे निकले, तहरीक इंसाफ को टुन दिया जाता है। तो अब देखते ये हैं कि शोहदाए जाफ़र एक्सप्रेस के मामले पे जब तहरीक इंसाफ रैली निकालेगी हाई कोर्ट से GPO तक, तो क्या
पीटीआई को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। नादरीन, एक ख्वाहिश पाकिस्तान के अंदर यह है कि अमेरिका किसी तरह अफ़गानिस्तान में वापस आ जाए। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है मलिहा लोधी साहिबा ने, और उन्होंने कहा जी कि ये एक बेवकूफ़ाना ख्वाहिश है, ऐसा होगा नहीं। मलिहा लोधी साहिबा क्या कहती हैं? जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में वापस आएगा और फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेगा, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पहले जान छुड़ा के निकले हैं यहाँ से। तो पाकिस्तान के दिमाग में शायद ये चल रहा है कि अमेरिका को घेर घार के हम ले आएंगे किसी लड़ाई के बहाने, और जब अमेरिका यहाँ पे आएगा तो फिर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड और पैसा वैसा मिलेगा। IMF के मामलात भी मादी की तरह खुद ही हल होते जाएंगे, दुनिया के अंदर हमारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नादरीन, कंट्रोल करना है दहशतगर्दी को, कंट्रोल करना है बुरे हालात को, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुज़िश्ता 4-5 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत खौफनाक क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उनके दर्जन से ज़्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम उस्मान महमूद, कदीर अमजद, फरहान चिश्ती, हैदर सईद, साद तारिक और दीगर बहुत सारे लोग जो हैं इनको अगवा कर लिया गया है। अच्छा, वारदात का तरीका यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते हैं यूनिफॉर्म में, बड़ी तादाद में आते हैं, और उनके साथ नामालूम अफराद आते हैं नकाब पोश, और वो फिर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है इनको उठा कर ले जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने से बेहतर था कि दहशतगर्दों को कुचला जाता, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तल्ख सवालात उठा रहा है वो तो बड़े जायज़ हैं। वो ये कहता है जी हमें मारने की बजाय दहशतगर्दों को मारो। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को और PTI को दबाने की बजाय एजेंसियां अपना फोकस दहशतगर्दों की तरफ रखें। तो ये बुनियादी चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बार बार उठा रहा है। हत्ता के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी यही बात की है। उमर अयूब साहब ने, चाहे वो असम्बली के अंदर बोले चाहे बाहर बोले, वो एक ही बात कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर से फोकस उठाइए, PTI को मत मारिए, जाके मारना है तो आप दहशतगर्दों को मारें, उनके साथ लड़ाई लड़ें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल किया गया है कि इमरान खान साहब के पास जाएं और जाकर उनसे बात करें कि जनाब सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में अरबों रुपया लगाने के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स भी लॉन्च किए हैं, सारी दुनिया जानती है वो कौन से चैनल्स हैं। वो धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा डाल रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक एक बंदे को लाखों रुपया दे रहे हैं, और बहुत सारे सहाफ़ियों को उन्होंने हायर कर लिया, नए तज्जियाकार खड़े कर लिए, बड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया इमरान खान के बयानिए को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या एक आम पाकिस्तानी की सोच को बदलने में वो नाकाम रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को जाकर कहा जाए। तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरी नज़र में इमरान खान साहब सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये रद्द अमल के तौर पे जब जुल्म होता है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पहले लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब लोगों के पास सोशल मीडिया है तो लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको जुल्म और बर्बरियत रोकनी पड़ेगी, आपको जबरी गुमशुदगियाँ रोकनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों ने अब ये सीख लिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। शऊर का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया। ये तो ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान साहब अगर कहें तो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं वो टोन डाउन हो जाए, या वो ये कहें कि ठीक है जी हम इस वक्त 100 पे खड़े हैं तो हम 70 पे 80 पे आ जाते हैं, या मखसूस बातें जो इमरान खान साहब मना कर रहे हैं वो बातें करना हम बंद कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो एक लेवल तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया, इनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं भी है, वो कैसे कंट्रोल होगा? वो कंट्रोलेबल नहीं है। लोगों ने वो बुनियादी मसाइल जान लिए हैं, वो चीज़ें लोग समझ गए हैं जिनकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। तो लोग अब आवाज़ उठाते रहेंगे, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब नहीं करेंगे तब भी लोग करते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने साना जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत नहीं की, मुलाकात तो करवा दो पहले। आप आज इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, सहाफ़ी वहाँ चले जाएं, केस लगा हुआ हो,
या वकला वहाँ चले जाएं इमरान खान साहब से मिलने, या उनकी फैमिली चली जाए। फिर आप देखें इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आता है, एक आदमी अकेला जेल के एक सेल में बैठा हुआ है, उससे कोई मिल ही नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने सानहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की है या नहीं की। जब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तभी उनका स्टेटमेंट बाहर आएगा ना, और वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर चलेगा। तो इमरान खान साहब तो मजम्मत करना चाहते हैं, ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो ख्वाजा आसिफ डाल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिले बगैर या उनसे बात किए बगैर कोई स्टेटमेंट जारी कर दे, ताकि जितने भी स्टेटमेंट माजी में भी आते रहे वो सारे मशकूक बना दिए जाएं। तो ऐसा तो होना नहीं है। इमरान खान साहब से आप मुलाकात करवाएं, देखें जब ये लोग बाहर आएंगे तो शाम तक आपको सानहा जाफर एक्सप्रेस के ऊपर ना सिर्फ मजम्मत बल्कि हर चीज आपको मिल जाएगी। बड़ा खुलकर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, खबरें और बहुत सारी हैं, अगले वीलॉग में आपको मैं देता हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। आसिफ करमानी साहब का भी एक स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब को लेकर। वो ये कहते हैं नवाज शरीफ एक बेबस बादशाह है, एक ऐसे बादशाह हैं जिन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। और नवाज शरीफ साहब को जो ओहदा मिला है ये बड़ा ज़बरदस्त ओहदा मियाँ साहब को दिया गया है। उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं कि आखिरकार मियाँ साहब को नून लीगी हुकूमत में जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब हुकूमत ने तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए लाहौर अथॉरिटीज़ फॉर हेरिटेज ये लहर के नाम से एक इदारा कायम किया है। नवाज शरीफ इसकी स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। कमाल नहीं हो गया? 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म उठा के एक अथॉरिटी बनाई और उसका चीफ लगा दिया। मियाँ नवाज शरीफ को सोचना चाहिए कि उनकी बेटी ने उनके साथ क्या किया, उनके भाई ने उनके साथ क्या किया। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा का वज़ीर आला, इतना बड़ा लीडर, एक कमेटी बनाई है, उसका पैटर्न इन चीफ लगा दिया सूबाई हुकूमत के अंडर। काउंसलर के लेवल पे ले आए एक ऐसे आदमी की सियासत को जो इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला वाहिद आदमी था। ये मियाँ साहब के साथ उनके प्यारों ने किया है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।